नमस्कार। आज आप सबों के बीच हम हाजिर हैं। मधुपुर विधानसभा चुनाव का मतदान 20 नवंबर को संपन्न हुआ और मतदान में क्या कुछ संभावनाएं अब बन रही हैं, क्योंकि मतदान का जो रिजल्ट है ये अनिश्चितता का परिणाम ही है। निश्चित अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोगों ने जो अपना गुप्त मतदान किया वो अब ईवीएम में बंद है, जो कि 23 को कैलकुलेट जब होगा उसके बाद ही पता चलेगा। कल जो पूरी मतदान हुई, वोटिंग परसेंटेज जो कल 5 बजे तक का आया वो 75.72% था, जो कि कई-कई बूथों पर में रात 8 बजे तक भी वोटिंग हुई है। तो ओवरऑल जो परसेंटेज बनकर आएगा मुझे लगता है वो 77 से 78% हो सकता है। अब ऐसे में क्या कुछ कल मतदान का जो सिनेरियो रहा, जो हमने बूथों का जायजा लिया, उस सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे। फिर एग्जिट पोल क्या है, कौन पार्टी यहाँ बढ़त बना रही है, किसकी जीतने की संभावना है, किस प्रखंड में किस पार्टी को कितने वोट मिले और ओवरऑल पार्टी वाइज कितने वोट आए। अगर वोटिंग परसेंटेज में कुछ चेंजेस होते हैं या स्विंग होता है किसी के तरफ, तो क्या संभावना बनती है, इन सबों पर चर्चा करेंगे। चर्चा को लेकर के पॉलिटिकल एनालिसिस के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज़ लाइन के डायरेक्टर प्रिंस समद जी। सबसे पहले आपका स्वागत। और किस रूप में देख रहे हैं? नमस्कार तमाम न्यूज लैंड के दर्शकों को। और आपने न्यूज लैंड को लगातार सराहा है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत कोटि कोटि न्यूज लैंड की ओर से बधाई। मैं सीधा चुनाव एनालिसिस पे चलता हूं और बात करूंगा कि इस चुनाव में जो वोटिंग ट्रेंड देखने को मिला है, काफी तादाद में महिलाएं, युवा, बूढ़े, बच्चे, सब बड़े, सभी बुजुर्ग, सभी घरों से निकले हैं और एक मतदान को उत्साह के रूप में इन्होंने मनाया है। और जिस तरह वोटिंग ट्रेंड दिख रहा था, हमने लगभग 100 से अधिक बूथों पर जा जाकर वहां पर रिपोर्टिंग की, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट किया। और जो देखने को मिला है, जो रुझान देखने को मिला है, और न्यूज लाइन ने मात्र सिर्फ एग्जिट पोल तैयार की है। ये एग्जिट पोल किसी भी हिसाब से रिजल्ट नहीं है, इसको आप सिर्फ एग्जिट पोल माने। ये एक प्रयास है न्यूज लाइन का कि आप तक कुछ पहुंच सके, और इसमें ऊंच नीच कम बेस हो सकती है, लेकिन फाइनल रिजल्ट तो 23 तारीख को ही आएगा और वो ही फाइनल होगा। लेकिन एक प्रयास न्यूजीलैंड ने की है, और वो प्रयास यह है कि कहीं ना कहीं मतदाताओं का जो रुझान था वो जेएमएम के पक्ष में थोड़ा जाता जाता हुआ दिखाई दे रहा था। चलिए, बिल्कुल आपने कहा कि यानी ओवरऑल जेएमएम बढ़त बनाए हुए है अभी भी। अब अगर बात करें पार्टी वाइज, किन पार्टी को कितना वोटिंग शेयर कितना मिल रहा है, कितना? देखिए, हाँ, सबसे बड़ी चीज है कि हम लोगों ने जो एनालिसिस किया है कि कुल 3,68,000 मतदाता हैं, और जो वोट लगभग 76% के ही आंकड़े हम लोग निकालते हैं, चूंकि 75.472% का जो चुनाव आयोग का आया आंकड़ा। लेकिन जहां देर तक चुनाव चल रहे थे, 76% के आंकड़े को मैंने पकड़कर चला है, और लगभग 2,80,000 के लगभग यहाँ मधुपुर विधानसभा में पोलिंग हुई है। और उस 2,80,000 में सीधा सीधा 47% वोट शेयर जेएमएम के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं काफी कांटे की टक्कर के साथ थोड़ा सा पिछड़ते हुए 45% वोट शेयर पे बीजेपी भी खड़ी है। और बाकी अन्य को? और बाकी अन्य जो हैं, जो 13 प्रत्याशी हैं और नोटा है, उन सभी के पास 8% वोट शेयर उन सारे लोगों के पास है। राम जी। चलिए, अब ऐसे में अगर वोट की बात कर लें, ये तो प्रतिशत हो गई, तो कितना कितना वोट सभी पार्टियों को मिल रहा है? देखिए, अगर हम 47% वोट शेयर जेएमएम की बात करें, तो जेएमएम को 1,32,000 मत मिलता हुआ लगभग दिखाई दे रहा है। 1,32,000 मत लगभग जेएमएम को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं बीजेपी की बात करें, 45% वोट शेयर के साथ उसे 1,26,000 मत मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अदर जो हैं, वो 8% वोट शेयर के साथ 22,000 वोट लेकर खड़े हैं। यही वोट शेयर है, और वोट शेयर और मत के जो गणित है वो इसी ढंग से हैं। और अगर ऐसा होता है, जो 32 और 26 का जो आंकड़ा है, वो लगभग 6,000 मतों से जेएमएम आगे दिखाई दे रही है। लेकिन अगर स्विंग होता है, तो ये भी हमने देखा है, और जो देखने को लग रहा है कि कहीं ना कहीं 1% वोट शेयर का स्विंग हो सकता है, चाहे वो बीजेपी के पक्ष में या जेएमएम के पक्ष में।
अगर बीजेपी के पक्ष में 1% वोट शेयर का स्विंग होता है तो सीधे 3,000 वोट उनको बढ़ जाएंगे। 1,29,000 वोट उनके पास आ जाएंगे अगर 1% का स्विंग होता है। उसके हिसाब से भी लगभग ये पकड़ नहीं पाएगी 2-3,000 4,000 वोट से पीछे रह जा रही है। लेकिन अगर 1% मत जेएमएम के पक्ष में अगर स्विंग हो जाता है तो सीधे वो 33 से 35 पे पहुंच जाएंगे और वो सीधा मार्जिन 6 से 9 में चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो हमने आकलन निकाला है, जेएमएम को 2,000 से 9,000 वोटों की बीच में बढ़त मिल सकती है। यही न्यूजीलैंड के आंकड़े हैं। ये तो आपने बता दिया किन पार्टी को कितना वोट मिल रहा है और कितना प्रतिशत वोटिंग प्रतिशत है। मैं अब बात करूंगा कि जो प्रखंड हैं हमारे मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो देवघर हो, देवीपुर हो, कौरो हो, मधुपुर हो या मार्गोमुंडा, इन प्रखंड वाइज जो है किन प्रत्याशी को, किन पार्टी को कितना वोट मिल पा रहा है। मुख्यतः जेएमएम और बीजेपी हैं, हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत अच्छे आंकड़े आपने आंकड़ों पर चर्चा की है और जो सिनेरियो है मधुपुर विधानसभा का, देवघर के 6 प्रखंड, देवघर के 6 पंचायत के जो बूथ हमारे मधुपुर विधानसभा में आते हैं और लगातार उन बूथों पे कहीं ना कहीं बीजेपी पहले से भी हावी रही है, कभी जीतती है या बराबर करती है। लेकिन न्यूजीलैंड का जो आकलन है, इस बार उन देवघर प्रखंड के बूथों से 6 पंचायत से लगभग 3,000 मतों से वो आगे निकल रही है बीजेपी देवघर के जो हिस्से हैं। वहीं हम देवीपुर की बात करें, देवीपुर भी एक हिसाब से बीजेपी की पकड़ में है वो पूरा प्रखंड, और कहीं ना कहीं से देवीपुर से बीजेपी पकड़ बनाए रहती है, लीड बनाती है। इससे पहले भी 6,000-7,000 से उन्होंने लीड बनाई थी और इस बार हमारा जो कैलकुलेशन है लगभग 9,000 मतों से वो वहां से आगे दिखाई दे रही है देवीपुर प्रखंड से। अगर हम बात करें करो प्रखंड की, जहां सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है करो प्रखंड पर, दोनों पार्टी अपना अपना दावा कर रही हैं कि मैं भी करो प्रखंड में हूं, जेएमएम भी और बीजेपी। करो में 8,000 की बढ़त, करो की हम बात कर रहे थे थोड़ा सा, देवीपुर में तो 9,000 की बढ़त मिल रही है और करो से 8,000 की बढ़त भारतीय जनता पार्टी बनाई हुई है। यानी कि कुल बढ़त 20,000 की ये 3 जगह से भारतीय जनता पार्टी पकड़ मजबूत किए हुए है। हम आते हैं बाकी प्रखंडों पे। अगर मधुपुर प्रखंड की हम उसके बाद हम बात करते हैं मधुपुर प्रखंड की। मधुपुर प्रखंड में जेएमएम का भी दबदबा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का भी दबदबा रहा है। कभी जेएमएम जीतती है, कभी भारतीय जनता पार्टी जीतती है, लेकिन होल एंड सोल मधुपुर में जेएमएम का दबदबा कहीं ना कहीं दिखाई दिया है और लगभग 4,000 मतों से जेएमएम मधुपुर प्रखंड में आगे दिखाई पड़ रही है। हम अगर शहरी क्षेत्र की बात करें, 23 वार्ड में भी बहुत अच्छे पोल सामने आए हैं और वहां पे जो 23 वार्ड में बहुत कांटे की टक्कर है बीजेपी और जेएमएम में, लेकिन फिर भी जेएमएम 1,000 वोट से आगे दिखाई पड़ रही है मधुपुर के 23 वार्ड में से। अब हम चलते हैं मार्गोमुंडा, जेएमएम का सबसे बड़ा गढ़ और सबसे बड़ा हिस्सा, जहां उस बार 40,000 मत पड़े थे पूरे मत। इस बार मार्गोमुंडा प्रखंड में वो मत 51,000 हो गए हैं। 50 से ऊपर पोल हुआ है, 50,000 से ऊपर का पोल हुआ है 51,000। और ये सीधा जो ट्रेंड है, जो मत बढ़े हैं, लगभग 11,000 वोटर जो बाहर थे, जिनको जेएमएम ने बुलाया और उनको वोट करवाया। और जो पोल परसेंटेज मुस्लिमों में जो रुझान देखने को मिला वो कहीं 80, 85, 90 का था। इसलिए मार्गोमुंडा में जेएमएम को एक बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है और वो लगभग मार्गोमुंडा से 20,000 वोटों से बढ़त ले रहे हैं। 20,000, यानी कुल मिलाकर बात करें तो जेएमएम की बढ़त 25,000 की हुई और बीजेपी की बढ़त 20,000 की, यानी 5,000 का अंतर। यहां भी 5,000 के अंतर से वो पीछे दिखाई दे रहा है। अगर प्रखंड वाइज भी हमने कैलकुलेशन किया है तो 5,000 के मतों से यहां भी वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब जो स्विंग वाली बात है, अगर स्विंग वाली ये बात होती है तो यहां भी 3,000 इनके पक्ष में अगर आता है
स्विंग 1% का, 8 तो ये जीत का मार्जिन जेएमएम का 2000 का हो जाएगा। और अगर जेएमएम के पक्ष में 1% का स्विंग जाता है तो 8000 का हो जाएगा। इसलिए न्यूजीलैंड की जो पूरी कैलकुलेशन है 2000 से 9000 के बीच में जेएमएम जीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा माने कि लोकसभा में जो 8000 की बढ़त थी इस विधानसभा से, तो ऐसे में कहीं न कहीं जेएमएम को थोड़ा-सा नुकसान हो रहा है। जे उस हिसाब से जेएमएम को नुकसान हो रहा है, चूंकि इसलिए नुकसान हो रहा है कि प्रदीप यादव लोकसभा में प्रत्याशी थे और कहीं ना कहीं यादव मत तो मिला है, लेकिन यादवों का रुझान जो प्रदीप यादव की तरफ था और भी मतों का, वो थोड़ा पिछड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए जहां जेएमएम को मुस्लिम, आदिवासी और दलित और अन्य पिछड़ों का थोड़ा बहुत वोट मिला है, उसको लेकर जेएमएम मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है। लेकिन हिंदुत्व का नारा देकर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हद तक वोट को पोलराइज करने का प्रयास किया है और कहीं सफल भी हुई है। यही वजह है कि भूमियार, ब्राह्मण, यादव, मंडल, बनिया, बंगाली जैसे इन वोटों में भी सिंगमारी कर वो अपने पक्ष को भाजपा मजबूत करने में सफल हुई है। तो वो तो वोट उनकी ही है, सेंधमारी तो जेएमएम ने ही किया है, कुछ न कुछ। अब बात करें कुछ नेताओं की बारे में, जो किस प्रकार से किस पार्टी के नेता कितने हावी रहे, अपने में पार्टी के प्रत्याशी को जिताने को लेकर। जहाँ एक और पप्पू यादव जी लगातार जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल के लिए प्रचार में लगे रहे, और भी जो उनके गठबंधन के नेता हैं, वो सभी रहे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं गंगा नारायण सिंह, उनको चुनाव में टिकट दिलाने से लेकर नॉमिनेशन कराने तक जो सांसद हैं लोकसभा गोड्डा के डॉक्टर निशिकांत दुबे, वो वहां तक दिखे। लेकिन जो बड़े-बड़े कार्यक्रम हुए, चाहे वो मोदी जी का कार्यक्रम हो, अमित शाह जी का हो, या फिर कोई रोड शो हो, ऐसे में क्षेत्र में सांसद नहीं दिखना। तो क्या लगता है ऐसे इसमें भी कोई फर्क है? देखिए, ये बहुत बड़ी बात आपने कही। मैंने जब नामांकन का समय था, जब सांसद निशिकांत दुबे जी गंगा नारायण सिंह को नामांकन कराने के लिए गए, तो न्यूजीलैंड ने एक ही सवाल उनसे किया था, क्या आप गंगा नारायण जी के लिए मधुपुर विधानसभा में कैंप करिएगा? सांसद ने कहा था, मैं लगातार क्षेत्र में रहूंगा। लेकिन एक भी दिन उनका क्षेत्र में नहीं आना, जनता के संपर्क में नहीं आना, मतदाताओं के संपर्क में नहीं आना, मतदाता इंतजार करते रहे, चाहे कि वो सांसद आए, उनको कुछ बताएं, लेकिन मतदाताओं में थोड़ी उदासीनता दिखी सांसद के नहीं आने से, और कहीं ना कहीं सांसद का नहीं आना कुछ अलग संकेत दे गया। तो अगर अगर गंगा नारायण की हार होती है तो कहीं न कहीं सांसद का नहीं आना भी एक बड़ा हिस्सा बन सकता है। दूसरी बात करें, राज जी को टिकट नहीं मिला, ऐसे में राज जी बोले कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, उन्होंने एनआर भी कटा लिया। फिर वहां उनके आवास पर में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी गए, बड़े-बड़े नेताओं का भी फोन आना शुरू हो गया, बाबूलाल मरांडी जी भी फोन किए। अब ऐसे में उनको मान मनौवल किया गया, तो क्या लगता है उन्होंने फिर बीजेपी को साथ दिया या फिर भीतरघात की स्थिति बनी? जो सांसद कहते रहे कि कुछ जयचंद हैं, विभीषण हैं, तो वो सब बातें। तो ये साफ दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, कई कार्यकर्ता इस चुनाव में अपना चेहरा बचाते हुए दिखे और कहीं न कहीं बचाते हुए नजर आए। जनता के बीच वो भी नहीं दिखे, कुछ नाराज जो कार्यकर्ता थे वो भी सीधे नहीं दिखे। हाँ, कुछ-कुछ बड़े मंचों पर जरूर दिखे हैं। अब सवाल ये है कि जब मधुपुर और सारठ के बॉर्डर पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देकर जब वो आते हैं और जब बात करते हैं, वोट की अपील करते हैं, ऐसे में इनके प्रत्याशी सिर्फ हिंदुत्व का नारा देके हिंदुत्व की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं दो तरह का कंट्रडिक्शन खड़ा हो जाता है और जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कि आखिर गंगा नारायण चाह क्या रहे हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि अगर जीत गए गंगा नारायण तो सब कुछ ठीक है, अगर वो हार जाते हैं तो फिर से एक बार वही आरोप, भीतरघात वाली, जयचंद वाली आरोप जरूर लगेगी और कहीं ना कहीं पार्टी इस पर फिर से कुछ नया जरूर करने का प्रयास करेगी। तो ये जैसे आरोप की बात करें, तो बीच-बीच में हमेशा हम लोग देखते रहे सोशल मीडिया में निशिकांत दुबे जी का बयान आता रहा, यादवों का नेतृत्व समाप्त कर देना है, मंचों से बोले कुछ जयचंद हमारे बीच हैं। तो ये सब बयानबाजी भी कहीं न कहीं बीजेपी को फ़र्क पड़ता है। देखिए, सांसद की महिमा तो भैया अपार है, उनको समझना बड़ी मुश्किल है। वो चाहते क्या हैं, करते क्या हैं,
कहना क्या चाहते हैं, कर क्या रहे हैं, पूरे गोड्डा लोकसभा में लोग इसको समझ नहीं पाए। मेरा जो कई विभिन्न चैनलों के संगठन माध्यम से जो बातें छन के आ रही हैं, गोड्डा लोकसभा में 6 विधानसभा में 1 सीट भाजपा को जाती हुई दिखाई पड़ रही है, वो है जरमुंडी। बाकी 5 सीट भाजपा के हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो अब सांसद की अपार महिमा, सांसद ही जाने कि सांसद किस ओर चलना चाह रहे हैं। अब मधुपुर का भी कुछ यहाँ के जो भाजपा का नेतृत्व करते थे, कहीं न कहीं अपने आप को भी दावेदार मानते थे भाजपा से चुनाव लड़ने को लेकर, संजय यादव जी, जो कहीं इस बार मधुपुर भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर में या नेता के तौर पर में अपने प्रत्याशी के लिए कहीं दिखे नहीं। भले भाषण देते हुए, बयानबाजी करते हुए नज़र आए 1-2 बार, लेकिन क्षेत्र में नहीं दिखना है। या क्या ये भी कुछ सिनेरियो बदलता है? बिल्कुल, बिल्कुल जो है जो संजय यादव की बात करें या राज परिवार एंड टीम की बात करें तो बहुत सारे चेहरे थे 1-2 छोड़ के। 1-2 लोग काम कर रहे थे लेकिन बाकी राज परिवार की टीम कहीं न कहीं अपना चेहरा बचाते हुए नज़र आए और जनता तो ज़रूर सवाल करेगी, जब चुनाव आता है, जब ऐसे समय आते हैं तो आप किनारा क्यों ले लेते हैं? कहीं न कहीं उनकी मान-सम्मान की भी लड़ाई थी, टिकट नहीं मिलना भी उनको कुछ खल रहा था और अब कुछ नाराज़गी तो ज़रूर होगी जिसकी वजह से संजय यादव बचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, हम थोड़ा-सा जेएमएम की तरफ बात करूँगा कि जेएमएम ने एकजुटता दिखाई, कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन, पप्पू यादव और खुद हफीजुल अंसारी और उनके टीम ने जिस ढंग से इस चुनाव में अपने आप को झोंका और ये टीम वर्क बनाकर जिस ढंग से मेहनत किया और जिस ढंग से पूरे चुनावी प्रकरण में हफीजुल हसन अंसारी खामोश लहजे में रहे, शांति से रहे, कहीं न कहीं वो संकेत इनके लिए इनको वरदान साबित करता चला गया और उसका लाभ उनको इन चुनाव में मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, तो साफ तौर पर मैं जो चुनावी जो गणित थी, वो हमने समझाने की कोशिश की और जो इतने दिनों का जो काफ़ी कम समय मिला, यूँ कहें दिसंबर में पिछली बार 29 दिसंबर को झारखंड में सरकार बनी थी, शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, तो दिसंबर से ठीक 1 माह पूर्व ही चुनाव करा लिया गया और काफ़ी कम समय प्रचार का भी मिला। उसके बावजूद सभी दलों ने ज़ोर-शोर से चुनावी प्रचार किए और अपने पक्ष में मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की, लेकिन वो कितने कारगर साबित हुए, ये तो 23 तारीख को चुनाव परिणाम ही बताएगा। लेकिन एक चर्चा मैं करना भूल गया कि एक और प्रत्याशी थे जो कि बसपा से थे, टार्ज़न। उनका क्या कुछ रुख आपको नज़र आया? क्या आप समझ रहे हैं? देखिए, जिस ज़ोर-शोर से और जिस अंदाज में वो चुनावी मैदान में आए थे, तो लगा था कि बहुजन और टार्ज़न एक तेज-तर्रार चेहरा था, जनता के बीच में रहने वाला चेहरा था। लेकिन अचानक मैदान से गायब हो जाना, मैदान से निकल जाना, जब हमने उनसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की, तो उनका ये कहना था कि मधुपुर की शांति, मधुपुर की मधुपुरियत, मधुपुर के अमन-चैन को बिगाड़ने का प्रयास भाजपा कर रही है। इसलिए हम अपने आप को इस चुनाव से अंतिम समय में अलग कर रहे हैं और ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा था और हमने जब क्षेत्र में चुनाव के दिन दौरा किया तो न टार्जन कहीं दिखाई दिए, न उनके कार्यकर्ता कहीं दिखाई दिए, न बूथ पर एजेंट दिखाई दिए। तमाम लोग मार्केट से आउट थे और लगभग लोग जेएमएम के पाले में जा चुके थे। ये साफ संकेत मिल रहा था कि एक ठंडे बस्ते में जेएमएम के साथ कहीं न कहीं जियाउल हक टार्जन का एक समझौता हो चुका है और 2-4 दिन में आप ज़रूर आपको वो जेएमएम में दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल, ज़रूर टार्ज़न एक अच्छे नेता हैं और जेएमएम से ही वो मधुपुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी बने। हाजी हुसैन अंसारी की कृपा थी जो उन्होंने पूरा उन्हें टिकट दिलाया, चुनाव लड़ाया और उन्हें उपाध्यक्ष तक बनाया। साथ ही टार्ज़न की छवि एक अलग एक जुझारू नेता के रूप में है क्योंकि कोरोना का वह दिन मुझे याद आता है कि जिस वक़्त तमाम हिंदुत्व की बात करने वाले जय श्री राम की आवाज़ को बुलंद करने वाले उस समय कोरोना के समय जब लोगों की डेथ हो रही थी और लोगों का जो डेथ बॉडी है वो घर में पड़ा रहता था लेकिन कोई हिंदू नेता उसे छूने तक नहीं जाता था कोरोना के भय के कारण। उस वक़्त वही टार्ज़न उन
हिंदुओं के घर में जाकर, चाहे मुस्लिमों के घर जाकर उन बॉडी को उठाकर अपने लोगों के साथ हिंदुओं के जो सवदाह हैं शमशान घाट स्थित बैकुंठ धाम में, वहां जाकर के अंतिम संस्कार करते थे। वहीं मुस्लिमों के बॉडी को ले जाकर कब्रिस्तान लेकर जाते थे और उन्हें कोई गुरेज नहीं थी किसी भी धर्म से, और वो सबों के लिए हमेशा लड़ते रहे, जूझते रहे। अगर इस चुनाव में वे मजबूती से खड़ा रहते तो सिनेरियो कुछ और हो सकता था क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर वो डटकर चुनाव लड़ते और चुनाव में अगर लगातार जिस जिस रूप में चले थे, अगर चलते, तो कहीं न कहीं कुछ तस्वीर बदली हुई नज़र आती और रिज़ल्ट कुछ और ही हो जाता। तो क्या लगता है भाजपा ने इसको लेकर प्रयास नहीं किया होगा? भाजपा ने बहुत प्रयास किया, भाजपा ने उनको रेस करने का भी बहुत प्रयास किया। लेकिन क्या स्थिति बनी, क्या वस्तु स्थिति बनी, भाजपा भी लगी हुई थी, जेएमएम भी लगी हुई थी, अंततः जेएमएम को सफलता हाथ लगी। जेएमएम टार्जन को अपने पक्ष में लाने में, सहीम खान को अपने पक्ष में लाने में, और कई वैसे चेहरे थे जिनको अपने पक्ष में लाने में एक चाणक्य की भूमिका में हफीजुल हसन अंसारी नजर आए, और उन्होंने जो जो रणनीति तय की थी उनका लाभ उनको इस चुनाव में मिला है। अब मिला-जुला कर बात करते हैं कि अब सबसे अच्छे नेता के तौर पर, परिपक्व नेता के तौर पर में हम मानते हैं कि हफीजुल हसन अंसारी उभर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस ढंग से उन्होंने बूथ मैनेजमेंट की, जिस ढंग से पूरे चुनावी गणित को समझा और मैनेजमेंट किया, जिस ढंग से उन्होंने अपने सभी चुनावी मंच पर भाषण दिए, और जिस शालीनता से बिना किसी विवाद के, बिना किसी पर आरोप प्रत्यारोप के वो जिस ढंग से चुनाव मैदान में चले, इससे साफ दिखा कि अब वो एक परिपक्व नेता के रूप में जरूर उभर गए हैं। बिल्कुल। अब रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन जो नेता, जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, हमने उनको लेकर के, उनको साथ देने वाले जो भी बड़े नेता थे, उन पर भी चर्चा की और एक संभावना तलाशा कि क्या हो सकता है। हमारा जो एग्जिट पोल है, वो पूर्णतः रिजल्ट नहीं है, क्योंकि बड़े-बड़े जो एक्सिस इंडिया हो, चाहे और भी कई संस्थाएँ हैं, उनकी जो एग्जिट पोल है, वो भी फेल होती हैं। हरियाणा का एग्जिट पोल 100% फेल हो गया। तो मैं भी मानता हूँ कि हमारा 100% सही भी नहीं हो सकता है, जो भी हो सकता है, लेकिन हमने बताने का प्रयास किया। और कौन नेता कैसे थे, प्रचार के दौरान तो हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो उनकी कार्यशैली इतने दिनों तक हमने देखी, वो हमने चर्चा की, आप सबों को समझाया, आप सबों से डिस्कस किया। अब 23 तारीख को आप न्यूज़ लाइन के साथ बने रहें, हम पल-पल की रिपोर्ट आपको देने की कोशिश करते रहेंगे। और जितना प्यार इस चुनाव के दौरान आपने हमें दिया, हमारे सारी खबरों को लाइक की, शेयर किया, उसमें अपनी प्रतिक्रियाएँ दी, कमेंट दी और हमारी खबरों को सबसे अधिक सराहा। सबसे अधिक अगर किसी ने मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में किसी चैनल, किसी अखबार को अगर देखा है, तो सबसे अधिक न्यूज़ लाइन को आपने देखा। इसके लिए मेरी पूरी टीम आप सभी दर्शकों को हृदय से धन्यवाद देती है। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत नमस्कार।